इमरान दूसरे कमरे में जाकर लिबास बदल कर आया तो वह मुकम्मल तौर पर एक इंतहाई बेरहम गुंडा दिखाई दे रहा था। अच्छा, तो ये है ब्लैक किंग जिसने ज़ेर ज़मीन दुनिया में तहलका मचा रखा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जवाब में ब्लैक ज़ीरो ने भी मुस्कुराकर सर हिला दिया। क्या मैं आपके साथ चलूं? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। तुम डाक सर्विस, कोरियर्स और उन तमाम रास्तों की चेकिंग कराओ जहां से फाइलों के बाहर निकलने का अंदेशा हो। मैं उस सांची को संभालता हूँ, इमरान ने कहा और दानिश मंजिल से बाहर आ गया। अपनी स्पोर्ट्स कार उसने वहीं छोड़ दी थी। मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वह एक बड़ी सड़क पर आ गया और तेज़ी से टैक्सी स्टैंड की जानिब बढ़ता चला गया। लोगों की नज़र जब उसके खौफनाक चेहरे पर पड़ती तो वो खौफजदा होकर इधर उधर हो जाते। इमरान एक टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। सिल्वर बार चलो, इमरान ने टैक्सी ड्राइवर से मुखातिब होकर बड़े करख्त लहजे में कहा। जी साहब, ड्राइवर ने सहमे हुए लहजे में कहा और उसने टैक्सी एक झटके से आगे बढ़ा दी। तकरीबन 1 घंटे के बाद उसने टैक्सी सिल्वर बार के पार्किंग में ले जाकर रोक दी। इमरान ने जेब से बड़ी मालियत का नोट निकालकर उसकी तरफ उछाल दिया और लापरवाही से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया और फिर तेज़ तेज़ चलता हुआ सिल्वर बार की तरफ बढ़ता चला गया। सिल्वर बार के दरवाजे पर एक बदमाश दरबान के रूप में खड़ा था। इमरान के खौफनाक चेहरे पर नज़र पड़ते ही वह बौखला गया। इमरान उसकी तरफ देखे बगैर बड़ी लापरवाही से बाहर का दरवाज़ा धकेल कर अंदर चला गया। बार के वसी और ईज हॉल में इस वक्त रौनक पूरे अरूज पर थी। शहर के बड़े बड़े नामी गरामी गुंडे वहाँ मौजूद थे। उनके आगे शराब की बोतलें रखी हुई थीं, जाम छलक रहे थे और हाल मुनशियात की गलीज बू से भरा हुआ था। नीम उरियां नौजवान लड़कियां उन्हें सर्विस दे रही थीं, जिनसे वो छेड़खानियां करते हुए बेहंगम अंदाज में हंस रहे थे। इमरान को हॉल में दाखिल होते देखकर गुंडे चौंक कर उसकी जानिब देखने लगे। ब्लैक ज़ीरो ब्लैक किंग के रूप में वहाँ चूंकि 1-2 बार हंगामाराई कर चुका था, इसलिए वो सब उसे पहचानते थे। उनमें कई गुंडे तो सहम गए थे और कई गुंडों के चेहरों पर शदीद गुस्सा उभर आया। इमरान ने वहाँ मौजूद अक्सर गुंडों के कॉलरों पर ग्रीन रोज़ का मखसूस निशान देख लिया था। सर्विस देने वाली लड़कियों के कानों में भी सब्ज रंग के टॉप्स थे, जैसे तस्वीर में उससे मिस सांची के कानों में नजर आ रहे थे। इमरान पुरख्याल अंदाज में सर हिलाता हुआ हॉल पर तायराना नज़र डालता हुआ सीधा काउंटर की जानिब बढ़ता चला गया। तुम फिर आ गए? काउंटर मैन ने करीब आने पर उसकी जानिब खूंखार नज़रों से देखते हुए कहा। क्यों, मेरे यहाँ आने पर पाबंदी है क्या? इमरान ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए घुरा कर कहा। क्यों आए हो? काउंटर मैन ने लफ्ज़ों को चबाते हुए कहा। मास्टर कहाँ है? मुझे मास्टर से मिलना है, इमरान ने बड़े दबंग लहजे में कहा। मास्टर? अभी मिलवाता हूँ तुम्हें मास्टर से, काउंटर मैन ने हलक के बल घुराते हुए कहा। उसने हॉल में मौजूद चंद गुंडों को इशारा किया जो मशीन गन लिए इधर उधर घूम रहे थे। काउंटर मैन का इशारा पाकर वो तीर की तरह इमरान के पास आ गए और उन्होंने गन्नों का रुख इमरान की जानिब कर दिया। इमरान के लबों पर इंतहाई पुरस्रार और सफ़ाकाना मुस्कुराहट उभर आई। काफरिस्तान का एक मुसाफिर बरदार त्यारा अपने रूट से हटकर पाक एशियाई हदूद में आने निकला था, जिसे पाक एशिया एयरफोर्स के जंगी त्यारों ने आने वाहिद में अपने घेरे में ले लिया। मुसाफिर बरदार त्यारे के पायलट से रब्ता करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी, लेकिन शायद जहाज़ का वायरलेस सिस्टम ख़राब हो चुका था या फिर जानबूझकर उसका पायलट कॉल रिसीव ना कर रहा था। कंट्रोल रूम से बार बार काफरिस्तानी त्यारे को वायरलेस कॉल दी जा रही थी कि वो अपने तैयारे का रुख काफरिस्तान की जानिब मोड़े, मगर त्यारा पाक एशियाई समुंदर के फराख सीने पर निहायत नीची परवाज़ कर रहा था। जंगी त्यारों के पायलट काफरिस्तानी तैयारे के करीब जाकर त्यारे के पायलट को इशारों से वायरलेस पर बात करने के लिए कह रहे थे, मगर पायलट उनकी जानिब देख ही नहीं रहा था। पायलट और उसके मुआविन इस अंदाज में अपने त्यारे को कंट्रोल किए हुए थे जैसे वो नॉर्मल परवाज़ पर हों और उन्हें रूट की तब्दीली और जंगी त्यारों के घेराव का इल्म ही ना हो। हेलो हेलो कंट्रोल टावर, मैं S1 त्यारे का पायलट कैप्टन हुसैनी बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, ओवर। एक जंगी त्यारे के पायलट ने वायरलेस कंट्रोल रूम में कॉल करते हुए तेज तेज लहजे में कहा। यस कैप्टन, बेस कमांडर रिटर्निंग यू, क्या रिपोर्ट है? काफरिस्तानी त्यारे का पायलट हमारी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा? ओवर। दूसरी तरफ से नेवी बेस कमांडर की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। सर, हम भी उन्हें बार बार कॉल कर रहे हैं, मगर पायलट और उसके मुआविन हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है जैसे वो इस बात से कतई बेखबर हों कि वो पाक एशिया की हदूद में है और हमने उसे घेर रखा है, पायलट हुसैनी ने जवाब देते हुए कहा। यह कैसे मुमकिन है? क्या वो नशे में है? बेस कमांडर ने पूछा। यस सर, ऐसे ही मालूम होता है। हमने उन्हें नज़दीक से चेक किया है, मगर उनके चेहरों पर मामूल के तासुरात हैं जैसे वो अपनी ही हदूद में हों, पायलट हुसैनी ने कहा। वेरी स्ट्रेंज, ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या ये लोग पागल हैं या अंधे हो चुके हैं जो इन्हें पता नहीं चल रहा कि वो फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? बेस कमांडर की हैरत ज़दा आवाज़ उभरी।
सर, ये मुसाफिर बरदार इंटरनेशनल जंबो जेट तैयार है। इसमें लामोहल्ला मुल्की और गैर मुल्की अफराद सवार होंगे। जहाज़ जिस कदर नीची परवास कर रहा है और पायलट और उसके मुआवनीन का इत्मीनान इस बात को रद्द करता है कि इस तैयारी को हाईजैक किया जा रहा है। अगर इजाज़त हो तो हम जहाज़ के इर्द गिर्द फायरिंग करके पायलटों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करें। पायलट हुसैनी ने पूछा। कोशिश कर देखो, अगर वो मुतवज्जा हो तो उन्हें वायरलेस पर लाने की कोशिश करो और उन्हें फौरी तौर पर पाक एशिया की हदूद से निकल जाने के लिए कहो। बेस कमांडर ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद जवाब दिया, राइट सर, ओवर। पायलट हुसैनी ने कहा और बटन दबाकर वायरलेस ऑफ कर दिया। फिर उसने काफिरिस्तानी तैयारी के गिर्द मौजूद दूसरे 3 जंगी तैयारों के पायलटों से रब्ता किया और उन्हें बेस कमांडर की हदायत देने लगा। दूसरे लम्हे जंगी तैयारे गूंजदार आवाज़ों के साथ काफिरिस्तानी तैयारे के इर्द गिर्द चकराने लगे और तैयारे के इर्द गिर्द फायरिंग करने लगे। लेकिन तैयारी का पायलट और उसके साथी बदस्तूर इत्मीनान भरे अंदाज में बैठे रहे। उनके अंदाज से लग ही नहीं रहा था कि वो इन जंगी तैयारों से होने वाली फायरिंग देख रहे हैं। हैरत अंगेज, ये तो वाकई नशे में मालूम होती हैं या फिर शायद वाकई अंधे हो गए हैं। पायलट हुसैनी ने हैरत के आलम में बड़बड़ाते हुए कहा। उसने जहाज़ के सामने वाले हिस्से की तरफ फायरिंग की। आग की सुरख गोलियां काफिरिस्तानी तैयारे के सामने से लकीरें बनाती हुई निकलती चली गईं, मगर काफिरिस्तानी तैयारे का पायलट और उसके साथी उसी सुकून और लापरवाही से बैठे रहे जैसे उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। इस वक्त तैयारा पाक एशिया के एक जजीरा कराट के ऊपर से गुजर रहा था। इन लोगों के इरादे खतरनाक मालूम होते हैं। मुझे बेस कमांडर से इस तैयारे को हिट करने के अहकामात ले लेने चाहिए, पायलट हुसैनी ने बड़बड़ाते हुए हैरत के आलम में कहा। और फिर वो ट्रांसमीटर से कंट्रोल रूम में राब्ता करने ही लगा था कि उसी वक्त उसने काफिरिस्तानी तैयारे के पायलट और उसके साथियों के चेहरों पर बौखलाहट नाचते देखी। उसी लम्हे उनके तैयारे को जोर जोर से झटके लगने लगे। दूसरे ही लम्हे काफिरिस्तानी तैयारे का रुख नीचे की जानिब हो गया और फिर वो नोक के बल निहायत तेजी से नीचे जाने लगा। ये देखकर पायलट हुसैनी के चेहरे पर उलझन और परेशानी उभर आई। काफिरिस्तानी तैयारा निहायत तेजी से नीचे गिरता जा रहा था। नीचे जजीरा कराट की संगलाख चट्टानें फैली हुई थीं। जहाज इंतहाई तेज रफ्तारी से नीचे जा रहा था, जैसे वो नोक के बल पूरी रफ्तार से उन चट्टानों से जा टकराएगा। जहाज को इस तरह नीचे गिरते देखकर पाक एशियाई जंगी तैयारों के पायलटों की आंखें फट पड़ी थीं। और फिर अचानक काफिरिस्तानी तैयारा पूरी कुव्वत से जजीरा कराट की संगलाख चट्टानों से जा टकराया। गिड़गिड़ाहट की आवाज़ के साथ एक खौफनाक और कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और काफिरिस्तानी तैयारा चट्टानों से टकराकर ताकतवर बॉम्ब की तरह फट पड़ा। आग और जहाज के टुकड़े फैलकर आसमान की जानिब बुलंद होते गए। आग का तूफान इस तेजी से ऊपर उठा था कि जंगी तैयारों के पायलटों ने निहायत तेजी और खतरनाक अंदाज में अपने तैयारों के रुख मोड़ लिए, वरना आग और जहाज के टुकड़ों से उनके तैयारे भी फिजा में फट सकते थे। वो निहायत तेजी से अपने तैयारों को आग के तूफान से निकाल कर ले गए। तैयारे की खौफनाक तबाही की खबर पायलट हुसैनी ने बेस कमांडर को दे दी, जिसे इस खबर पर यकीन ही नहीं आया। ओह, इसका मतलब है कि काफिरिस्तानी तैयारे में कोई नुक्स था, इसलिए उनसे हमारा वायरलेस पर राब्ता नहीं हो रहा था। बहरहाल तुम सब वापस आ जाओ, मैं जजीरे पर नेवी फोर्स भेज रहा हूँ। तैयारी का मलबा और मुसाफिरों की लाशों के टुकड़ों को वही तलाश करेंगे, बेस कमांडर ने परेशानी के आलम में कहा। और पायलट हुसैनी ने ओके कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। वो जंगी तैयारों को उसी वक्त वापस ले गए। कुछ देर बाद जजीरा कराट पर नेवी फोर्स आ गई, जिसका कमांडिंग ऑफिसर ताहिर जावेद था। जजीरा कराट में हर तरफ काफिरिस्तानी तैयारे के टुकड़े फैले हुए थे। इंसानी लाशों और उनके जले हुए टुकड़े वहाँ होलनाक मंजर पेश कर रहे थे। कोई मुसाफिर जिंदा नहीं बचा। ज़ाहिर इतनी ऊंचाई से तैयारे के गिरने और उसके हौलनाक धमाके से फटने से कोई कैसे बच सकता था। जहाज़ के टुकड़े बुरी तरह से जल रहे थे, हर तरफ से धुआं उठ रहा था। कमांडिंग ऑफिसर ताहिर जावेद का चेहरा सुता हुआ था। वो चारों तरफ आग के टुकड़ों और कटी फटी लाशों को देखकर फोर्स को हदायत दे रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक चट्टान पर पड़ी हुई स्याह रंग की एक अजीब सी मूर्ति पर पड़ी। वो चौंक पड़ा और तेजी से उस तरफ बढ़ने लगा। वो स्याह चमकदार शीशे की बनी हुई एक छोटी सी मूर्ति थी, जिसका स्याह जिस्म धूप में चमक रहा था। मूर्ति के हाथ पांव सर और बाकायदा चेहरा बना हुआ था। मूर्ति के सर पर शीशे का बना हुआ एक खूबसूरत ताज भी था। उसकी आंखें बंद थीं। इसके बावजूद मूर्ति में इस कदर अजीब सी कशिश थी, जिसे देखकर कोई भी आदमी मबहूत होकर रह जाता। 7-8 इंच की स्याह मूर्ति पर नजर पड़ते ही कमांडर ताहिर जावेद उसकी जानिब यूं खिंचा जा रहा था, जैसे लोहा मकनातीस की जानिब खिंचा चला जाता है। स्याह मूर्ति के करीब जाकर वो चंद लम्हे गौर से इसे देखता रहा, फिर उसने झुककर इसे उठा लिया। उसी लम्हे काफिरिस्तानी तैयारे के जलते हुए टुकड़ों में एक जोरदार धमाका हुआ और लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा उड़ता हुआ कमांड ऑफिसर ताहिर जावेद की ऐन पेशानी से आ टकराया। ताहिर जावेद के मुंह से दर्दनाक चीख निकल गई। वो गिरते गिरते बामुश्किल संभला। उसकी पेशानी पर जख्म आ गया था, जहां से खून निकल आया। खून उसकी पेशानी से होता हुआ चेहरे पर आया और कतरों की सूरत में उसके हाथ में मौजूद
स्याह शीशे की मूर्ति पर टपकने लगा। कमांडर ताहिर जावेद ने जल्दी से जेब से रुमाल निकालकर अपनी पेशानी पर रख लिया। सर, आप खैरियत से तो हैं? आपके माथे से तो खून निकल रहा है। फोर्स के एक जवान ने लोहे के टुकड़े को कमांडर ताहिर जावेद के सर पर लगते देखकर तीर की तरह उसके करीब आते हुए परेशानी के आलम में कहा, मैं ठीक हूँ, मामूली सा जख्म है, तुम अपना काम करो। कमांडर ताहिर जावेद ने रुमाल से पेशानी का खून साफ करते हुए कहा और जवान सर हिलाते हुए वापस मुड़ गया। उसी लम्हे कमांडर ताहिर जावेद का वो हाथ जलने लगा जिसमें उसने स्याह मूर्ति को पकड़ रखा था। उसने बौखलाकर स्याह मूर्ति की जानिब देखा, फिर उसकी आंखें मारे हैरत से फैलती चली गईं। स्याह मूर्ति का रंग सुर्ख होता जा रहा था। साथ ही कमांडर ताहिर जावेद को यूं महसूस होने लगा जैसे उसने जलता हुआ अंगारा हाथ में पकड़ रखा हो। उसने बौखलाकर मूर्ति को छोड़ दिया। वैसी चट्टान पर खड़ा था जिसके दूसरी तरफ खाई थी। मूर्ति चट्टान पर गिरकर यूं उछली जैसे रबड़ की बनी हुई हो। फिर वो कमांडर ताहिर जावेद के सर से होती हुई नशेब की तरफ गिरती चली गई। वो किसी रबड़ की बनी हुई गेंद की तरह उछलती हुई नीचे जा रही थी। कमांडर ताहिर जावेद उसे गिरते देखकर ओह ओह करता रह गया। मूर्ति खाई में गिरकर किसी चट्टान की ओट में गायब हो गई। खाई का नशेब बिल्कुल सपाट था। इस तरफ किसी रस्सी या सीढ़ी के बगैर नहीं उतरा जा सकता था। मूर्ति के इस तरह गिरने और इसे चट्टानों के पीछे गायब होते देखकर कमांडर ताहिर जावेद न जाने क्यों परेशान सा हो गया। उसका दिल चाह रहा था कि वो किसी रस्सी की मदद से खाई में उतरे और इस मूर्ति को ढूंढ कर निकाल लाए, मगर उसने सर झटका और वापस मुड़ने ही लगा था कि उसकी अकब में एक स्याह साया सा लहराया। दूसरे लम्हे खच की आवाज़ बुलंद हुई और ताहिर जावेद की गर्दन यूं कटती चली गई जैसे तार से साबुन कट जाता है। उसका सर कटकर दूर जा गिरा था और बेसर का धड़ चट्टान पर खड़ा बुरी तरह हाथ पांव मारने लगा और फिर वो उलटकर खाई में गिरता चला गया जहां स्याह मूर्ति गिरी थी। बॉस की बात सुनकर फूलवती को गुस्सा तो बहुत आया। बॉस ने इमरान के मुताल्लिक उससे जो कुछ कहा था उससे फूलवती का दिल चाह रहा था कि वो अभी जाए और जाकर उस इमरान को अपनी साहिराना ताकतों से अपना गुलाम बना ले और बॉस पर साबित कर दे कि वो जो कुछ कहती है वो करके भी दिखाती है। लेकिन बॉस ने उसे चूंकि सख्ती के साथ मना कर दिया था कि वह अब इमरान को भूल जाए, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। बॉस का हुक्म उसे मानना ही था क्योंकि वो उसी के तवस्सुत से ही उस वक्त सुपर फॉरेन सीक्रेट एजेंट बनी थी। सीक्रेट सर्विस के मेंबर या फॉरेन सीक्रेट सर्विस एजेंट बनने के लिए उसे बड़ी तगदो करना पड़ी थी और अब वो बॉस की ज़ाती कोशिशों से इस ओहदे तक पहुंची गई थी, इसलिए वो उसे नाराज़ करके इस ओहदे को गंवाना नहीं चाहती थी। और फिर बॉस ने उसे हुकूमत से इनाम दिलवाने का वादा भी किया था, इसलिए वो बॉस से उलझना या उसके हुक्म के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। फूलवती उसका असली नाम था, उससे इसी नाम से ही जाना पहचाना जाता था। वो सिल्वर बार की बाकायदा मेंबर थी और उसने अपने रहने के लिए एक महंगे प्लाजा में रिहायशी फ्लैट ले रखा था जहां वो अकेली रहती थी। अगर कोई मिशन होता तो बॉस बाकायदा उसे कॉल करके बार में बुलवा लेता और इस मिशन के लिए फूलवती अपनी पूरी सलाहियतों को बुरे कार लाकर नहायत तेज़ी से मुतहर्रिक हो जाती और उस वक्त तक चैन से न बैठती जब तक वो अपना मिशन मुकम्मल न कर लेती। वो चूँकि हसीन थी और फ्लैट में अकेली रहती थी, इसलिए अपना काम निकालने के लिए उसने बड़ी बड़ी अहम शख्सियात को अपने हुस्न के जाल में जकड़ रखा था। उन लोगों का उसके फ्लैट में आना जाना लगा रहता था। फूलवती ने अपनी मावराई कुव्वतों से उनके जहनों को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में कर रखा था, जिनसे वह अपने मतलब के काम लेती और राज उगलवाती रहती थी। संबाला के जंगलों में वह जाशाल की कई बरस तक खास कनीज बनकर रही थी। वो जाशाल के इंतहाई करीब रहती थी, जिसकी वजह से जाशाल ने उसे खास तौर पर बड़ी तवज्जो और मेहनत से चंद सिफली अलूम सिखा दिए थे। वो हमेशा के लिए जाशाल की कनीज बनकर रहना चाहती थी और उसे बहुत कुछ सीखना चाहती थी। लेकिन जाशाल बेहद चालाक और काया इंसान था। उसने फूलवती को इतना चाहने के बावजूद एक खास हद तक रखा हुआ था और उसे उतना ही कुछ सिखाया था जो उसके ख्याल के मुताबिक फूलवती के लिए काफ़ी था। आमतौर पर जाशाल हसीन से हसीन लड़कियों को अपने पास रखता था। इन लड़कियों को वो हद से ज़्यादा इज्जत और मर्तबा देता था, मगर जब उसका इन लड़कियों से दिल भर जाता तो वो उन्हें नहायत बेरहमी और बेदर्दी से कत्ल करा देता था और उनकी लाशों के टुकड़े करके जंगल के दरिंदों को खिला देता था। फूलवती से भी जब उसका दिल भर गया तो उसने उसके भी कत्ल के अहकाम दे दिए। लेकिन उन दिनों जंगलों में उसके पास फॉरेन एजेंट मास्टर पाकेशिया से चंद हसीन लड़कियों को लेकर जाशाल को तोहफे में देने के लिए लाया था। जाशाल मास्टर के लाए हुए तोहफों से बहुत खुश होता था और उसे मुंह मांगा इनाम देता था। मास्टर ने फूलवती को देखा तो उसे अपने लिए पसंद कर लिया और जाशाल से इनाम के तौर पर अपने लिए मांग लिया। जाशाल ने फूलवती को मास्टर के हवाले कर दिया। मास्टर ने जाशाल और हुकूमत से इजाज़त हासिल की और फूलवती को लेकर पाकेशिया आ गया। उसने फूलवती को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के साथ साथ वो फॉरेन एजेंट के तौर पर ट्रेनिंग देने लगा। फूलवती उसकी उम्मीद से ज़्यादा ज़हीन, चालाक और तेज़ लड़की थी। बहुत जल्द उसने हर काम को समझ लिया और फिर उसने पाकेशिया में रहकर काफरिस्तान के मुफाद में ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिन्हें देखकर बॉस मास्टर अश अश कर उठा।
इसलिए अब वो पाकेशिया में तकरीबन हर मिशन के लिए सबसे पहले फूलवती का ही इंतखाब करता था। इस वक्त फूलवती अपने फ्लैट में थी और टीवी पर एक एक्शन फिल्म देख रही थी कि अचानक दूसरे कमरे में पड़े हुए फ़ोन की घंटी बजने लगी। फूलवती चौंक पड़ी। उसने रिमोट कंट्रोल से टीवी की आवाज़ बंद की और एक झटके से उठ खड़ी हुई। दूसरे कमरे में आकर उसने जल्दी से फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। यस, सलमा स्पीकिंग, उसने निहायत शाइस्ता लहजे में कहा। इस फ्लैट में वो सलमा जबीन के नाम से मकीन थी। बॉस मास्टर ने इसी नाम से उसके लिए तमाम कागजात बनवा रखे थे। मास्टर बोल रहा हूँ, दूसरी जानिब से बॉस की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। यस बॉस, हुक्म, फूलवती ने मौदबाना लहजे में कहा। महाप्रभु की कॉल आई थी, वो तुमसे कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं, जल्द से जल्द उन्हें कॉल कर लो। दूसरी तरफ से बॉस की तहक कमाना आवाज़ सुनाई दी। महाप्रभु का सुनकर फूलवती के असाब थम गई। उसके दिलो दिमाग में सरशारी की लहरें दौड़ गई थीं। महाप्रभु जाशाल का मखसूस कोड था। संबाला के जंगल से फूलवती को आए कई माह हो गए थे। जाशाल ने कभी भूल कर भी उसका पता नहीं लिया था, हालांकि फूलवती उसे दिन रात याद करती रहती थी। एक तवील अरसा जाशाल की रफाकत में रहकर उससे उनसियत सी हो गई थी। उसका कई बार जी चाहा था कि वह खुद एक बार जाशाल से जाकर मिले, या फिर कम अज़ कम उससे बात ही हो जाए, मगर जाशाल से बात करने की उसमें हिम्मत ही नहीं होती थी। आज जाशाल ने खुद उससे बात करने के लिए बॉस को कॉल की थी। ये बात फूलवती के लिए बेहद हैरानकुन भी थी और हैरत अंगेज़ भी। खुशी के मारे उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। ओके, मैं बात कर लेती हूँ, उसने मुसरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया। फूलवती ने भी फ़ोन का रिसीवर क्रैडल पर रखा और फिर दौड़ती हुई दूसरे कमरे में आ गई। उसने जल्दी से टीवी बंद किया और फिर फ्लैट के खिड़कियां दरवाजे बंद करने लगी। तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद करके वो दोबारा उस कमरे में आ गई जहां टेलीफोन मौजूद था। कमरे में आकर वो वार्डरोब की तरफ आई। उसे खोलकर उसने वार्डरोब का एक खुफिया खाना खोला और उसमें से एक ब्रीफ केस निकाल लिया। ब्रीफ केस खोलकर उसके खुफिया खाने से उसने एक ट्रांजिस्टर नुमा ट्रांसमीटर निकाला और इसके मुख्तलिफ बटन दबाने लगी। ट्रांसमीटर का डायल रोशन हो गया और इसमें से टूं टूं की आवाज़ आने लगी। फूलवती जल्दी जल्दी इस पर एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगी। यह बज़ाहिर एक आम सा ट्रांजिस्टर था, लेकिन दर हकीकत ये एक वसी ही तामल का ट्रांसमीटर था। जैसे ही फूलवती ने इस पर जाशाल की मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की, ट्रांसमीटर से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आने लगी। यस, महाप्रभु स्पीकिंग, ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक कुकुराती हुई आवाज़ निकली। इस आवाज़ को सुनकर फूलवती यकबारगी पूरी जान से लरज़ उठी थी। फूलवती स्पीकिंग, ओवर। फूलवती ने बड़े मुअद्दबाना और अकीदतमंदाना लहजे में कहा। फूलवती, क्या तुम हमारी सुंदर दासी फूलवती ही बोल रही हो? ओवर। दूसरी तरफ से जाशाल की दबंग आवाज़ सुनाई दी। जी आका, आपकी अदना दासी फूलवती आपसे मुखातिब होने का शरफ हासिल कर रही है। सुंदरी, आज हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। हमारा दिल बेचैन हो रहा था, इसलिए हमने मास्टर से तुम्हें कॉल करने के लिए कहा था। मास्टर ने हमें तुम्हारी कारकर्दगी और तुम्हारे कारनामों की तफसील बताई है। हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम जिस दिलेरी जहानत और फ़र्ज़ शनासी से अपने मुल्क की खिदमत कर रही हो, उससे हमारे दिल को बहुत सुकून मिला है और हमें खुशी है कि हमने तुम पर जो मेहनत की थी तुमने उसे रायगा नहीं जाने दिया। जाशाल ने अपने मखसूस लहजे में उसकी तारीफ़ करते हुए कहा। जाशाल के मुंह से अपनी इस कदर तारीफ़ सुनकर फूलवती की आंखों में बेपनाह मुसर्रत अंगेज़ चमक आ गई और खुशी के मारे उसका जिस्म कपकपाने लगा। ये सब आपकी मेहरबानियों का नतीजा है आका, वरना मैं क्या और मेरी औकात क्या, फूलवती ने इनकसारी से कहा। हमारी मेहरबानियाँ हमेशा तुम्हारे साथ हैं सुंदरी, और हमेशा रहेंगी। हम तुमसे एक नहायत ज़रूरी काम लेना चाहते हैं। क्या तुम हमारे किसी काम आ सकती हो? दूसरी तरफ से जाशाल ने इस बार नरम लहजे में कहा। हुक्म आका, आपके मैं किसी काम आऊँ? मेरे लिए से बड़ा एजाज़ और क्या हो सकता है। हुक्म कीजिए आका, मैं आपके हुक्म से अपना सर भी काट कर आपके कदमों में रख सकती हूँ, फूलवती ने इंतहाई आजिज़ाना लहजे में कहा। शाबाश सुंदरी फूलवती, तुमने ये कहकर हमें खुश कर दिया है। हमें अब अफसोस हो रहा है कि हमने तुम जैसी सुंदरी को अपने से दूर क्यों भेजा। हमने फैसला कर लिया कि हम तुम्हें वापस अपने संबाला जंगल में बुला लेंगे। अब हम तुम्हें अपनी दासी नहीं, अपनी मलका बनाकर रखेंगे। तुम हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहोगी, जाशाल ने कहा। और उसकी बात सुनकर फूलवती का जिस्म यूं लरजने लगा जैसे उसे जाड़े का बुखार हो गया हो। यह लर्जिश खौफ की नहीं, खुशी की थी। जाशाल ने ऐसी अनहोनी बात कर दी थी जिसे सुनकर फूलवती की खुशी के पतंगे लग गए थे और उसका दिल चाह रहा था कि वो खुशी के मारे नाचना शुरू कर दे। क्या आप सच कह रही हैं आका? फूलवती ने खुशी से कांपते हुए लहजे में कहा। जाशाल का हर लफ्ज़ सच और पत्थर पर लकीर होता है सुंदरी, ऐसा कहकर हमारे दिल को ना दुखाओ। जाशाल के लहजे में एक बार फिर करख्तगी ऊद कर आई थी। मेरा ये मतलब नहीं था आका, मैं फूलवती ने जाशाल का करख्त लहजा सुनकर सहम कर कहा। तो फिर हमारे पास आने के लिए तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे इस्तकबाल के लिए तैयार बैठे हैं।
हमारे पास आने से पहले तुम्हें पाक एशिया में मौजूद कराट जजीरे पर जाना है। कराट पाक एशिया की हदूद में एक बड़ा और सरसब्ज जजीरा है। वहाँ 2 रोज़ कबल हमारे मुल्क का एक इंटरनेशनल जहाज़ क्रैश हुआ है। इस क्रैशिंग में पायलट समेत तमाम अफराद मारे गए हैं, जिनमें हमारे चंद खास आदमी भी मौजूद थे। वो हमारे लिए अफ्रीका के दूर दराज के जंगलों से एक देवी की स्याह मूर्ति ला रहे थे। वो मूर्ति हमारे लिए किस कदर अहम है, इस बात का अंदाज़ा तुम इस बात से लगा लो कि अगर हमें वो मूर्ति ना मिली तो हम खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएंगे। जाशाल ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा, ओह, वो किस देवी की मूर्ति है आका, और किस चीज़ की बनी हुई है? इसके अलावा जो जहाज़ क्रैश हुआ है, क्या इसके बावजूद मूर्ति सलामत होगी? फूलवती ने परेशानी से भरपूर लहजे में पूछा। उस देवी का कोई नाम नहीं है। वह स्याह रंग के एक खास शीशे की बनी हुई है, जिस पर आग भी असर नहीं करती और ना ही उसे किसी तरह तोड़ा जा सकता है। कराट जजीरे पर जाकर उसे तलाश करो और उसे लेकर फौरी तौर पर मेरे पास पहुंचो। जाशाल ने इस बार बड़े करख्त लहजे में कहा, जो हुक्म आका। मैं आज बल्कि अभी जजीरा कराट की तरफ रवाना हो जाती हूँ। स्याह मूर्ति को तलाश करके उसे लेकर फौरन आपके पास आ रही हूँ। ओवर। फूलवती ने जल्दी से कहा। हम तुम्हारे इंतजार करेंगे सुंदरी। ओवर एंड ऑल। जाशाल ने कहा और इसके साथ ही दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। फूलवती ने भी ट्रांसमीटर ऑफ किया, इसे ब्रीफ केस में डालकर ब्रीफ केस बंद किया और इसे उठाकर वापस वार्डरोब के खुफिया खाने में रखकर खाना बंद कर दिया और सोचने लगी कि स्याह मूर्ति में ऐसी कौन सी खसूसियत है जिसके लिए ना सिर्फ जाशाल उसे अपनी मलका बनाने के लिए तैयार हो गया, बल्कि उसके मुताबिक वह मूर्ति ना मिलने पर खुदकुशी भी कर सकता है। जाशाल जैसा ताकतवर और सिफली कुव्वतों का मालिक इंसान एक देवी की मूर्ति के लिए खुदकुशी करने पर मजबूर हो सकता है। ये वाकई उसके लिए इंतहाई अनहोनी बात थी। वो काफ़ी देर तक स्याह मूर्ति के बारे में सोचती रही। फिर जब उसकी समझ में कुछ ना आया तो उसने सर झटक दिया और टेलीफोन की जानिब बढ़ गई ताकि बॉस मास्टर को फ़ोन करके अपने लिए जजीरा कराट में जाने का इंतज़ाम करा सके। मशीन बरदार गुंडों को अपने पीछे देखकर इमरान की पेशानी पर मामूली सी सिलवट भी नहीं आई थी। इमरान के अकब में आने वाले 2 मशीन गन बरदार थे। क्या ये मुझे मास्टर के पास ले जाएंगे? इमरान ने काउंटरमैन की जानिब देखते हुए कहा, मास्टर तुम जैसे 3rd क्लास गुंडों से मिलना पसंद नहीं करता। ये मौत के हरकारे हैं। तुमने यहाँ दोबारा आकर बहुत बड़ी भूल की है ब्लैक किंग। अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। काउंटरमैन ने जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, ओह तो ये बात है। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। दूसरे ही लम्हे वो बिजली किसी तेजी से घूमा। उसने निहायत बरकरफ्तारी का मुजाहरा करते हुए एक गुंडे की मशीन गन की नाल पकड़ी और उछलकर दूसरे गुंडे के सीने पर लात जमा दी। दूसरे गुंडे के मुंह से जोरदार चीख निकली और वो उड़ता हुआ पीछे एक मेज़ पर जा गिरा और मेज़ और उसके गिर्द बैठे हुए गुंडों को लिए हुए दूसरी तरफ उलट गया। जिस गुंडे की मशीन गन पर इमरान ने हाथ डाला था वो एक झटके से उसके हाथ में आ गई थी। इमरान ने दूसरा हाथ घुमाकर उस गुंडे के चेहरे पर मारा। चटाख की आवाज़ से हॉल गूंज उठा और गुंडा उछलकर कई फुट दूर जा गिरा। ये सब कुछ इस कदर तेजी से हुआ था कि वो दोनों गुंडे संभल ही ना पाए। इमरान ने काउंटर से हटते हुए मशीन गन सीधी की और दूसरे ही लम्हे उसने ट्रैगर दबा दिया। मशीन गन की नाल से तरतराहट की आवाज़ों के साथ गोलियों की बौछार हुई और हॉल में मौजूद गुंडे खून में लथपथ होकर उछल उछल कर गिरते चले गए। इमरान उन पर मुसलसल गोलियां बरसाता हुआ निहायत तेजी से एक सतून की आड़ में हो गया। हॉल में हर तरफ हड़बोंग मच गई। गुंडे बुरी तरह चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे, मगर इस वक्त इमरान के चेहरे पर दरिंदगी छाई हुई थी। वह शायद हॉल में मौजूद किसी गुंडे को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। इंतहाई सफ़ाकाना अंदाज में वो उन पर फायरिंग कर रहा था, जिससे गुंडों के चीथड़े उड़ रहे थे और हॉल खून और लाशों से अटता जा रहा था। काउंटरमैन उसे इस खौफनाक अंदाज में फायरिंग करते देखकर बौखलाकर काउंटर के पीछे छुप गया। खबरदार, अगर तुम लोग अपनी जिंदगियां बचाना चाहते हो तो अपना असलहा निकाल कर फेंक दो, इमरान ने फायरिंग रोकते हुए गूंजदार आवाज में कहा। हॉल में मौजूद गुंडे जल्दी जल्दी अपना असलहा निकाल कर फेंकने लगे और अपने सरों पर हाथ रखकर खुद ही खड़े हो गए। बहुत खूब, अब तुम पीछे हटकर दीवारों के साथ लग जाओ, इमरान ने उसी अंदाज में कहा और गुंडे तेजी से पीछे हटते चले गए। काउंटर के पीछे से निकलो जल्दी, वरना भून कर रख दूंगा, इमरान ने काउंटर के पीछे छुपे हुए गुंडे से चीखते हुए कहा। तो काउंटरमैन जल्दी से सर पर हाथ रखकर कांपता हुआ काउंटर के पीछे से निकल आया। उसका चेहरा खौफ और दहशत से बिगड़ा हुआ था। इमरान ने जिस सफाकी से हॉल में मौजूद गुंडों को गोलियों से छलनी किया था, ये देखकर वहां मौजूद तमाम अफराद इमरान से बुरी तरह हरासा दिखाई दे रहे थे और उसकी हदायत पर अमल कर रहे थे। अब बताओ कहाँ है मास्टर, इमरान ने मशीन गन का रुख काउंटरमैन की तरफ करते हुए कहा। उसी लम्हे एक धमाका हुआ और इमरान के हाथ से मशीन गन निकलकर दूर जा गिरी। मास्टर से मिलने से पहले मुझसे तो मिल लो मिस्टर, अचानक एक तरफ से एक धाड़ती हुई आवाज़ सुनाई दी और इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। उसने पलट कर देखा तो अंदरूनी दरवाजे से एक आदमी बाहर आ रहा था जिसका सर गंजा था। उसने स्याह रंग का चुस्त लिबास पहन रखा था, उसके हाथ में पिस्टल था। उसने गोली चलाकर इमरान के हाथ से गन गिराई थी। इस गुंडे पर नज़र पड़ते ही हॉल में मौजूद गुंडों की आंखों में चमक आ गई थी।
जैसे वो उन सब का मसीहा बनकर आया हो। इमरान इस गुंडे को पहचानता था। वो शहर का नामी ग्रामी गुंडा शेरू दादा था। इंतहाई कद्यावर, लहीम शहीम और मजबूत जिस्म वाला शेरू दादा, जो इंतहाई सफाक, हथछट और अपने मुकाबिल के एक लम्हे में हड्डियां तोड़ देने का शोहरा रखता था। बहुत खूब, यहाँ तो तुमने अच्छा खासा मौत का बाजार गर्म कर रखा है। तुम्हारा नाम ब्लैक किंग है ना? सुना है तुम खुद को बहुत दिलेर और लड़ाका समझते हो। शेरू दादा ने इमरान के करीब आते हुए कहा और पिस्टल एक गुंडे की तरफ उछाल दिया, जिसे उसने दोनों हाथों से दबोच लिया। दलेर और लड़ाका होने का शोहरा तो मैंने तुम्हारे बारे में भी बहुत सुना है शेरू दादा, मगर तुम में तो मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही। इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। यह तो तुम्हें तब मालूम होगा जब मैं अपने हाथों से माचिस की तीलियों की तरह तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा, शेरू दादा ने बड़े तंजिया लहजे में कहा। माचिस की तीली जब जलती है तो बड़े बड़े शैतानों को जलाकर राख बना देती है। इमरान ने भी उसी के अंदाज में जवाब देते हुए कहा। खूब, बातें भी अच्छी कर लेते हो, मगर तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे मुकाबिल दुनिया का सबसे लड़ाका और खतरनाक दादा शेरू दादा खड़ा है, जिसके नाम से सारे शहर के गुंडों का खून खुश्क हो जाता है। मैं चाहता तो जिस गोली से तुम्हारी गन गिराई थी वो तुम्हारे दिल में भी उतार सकता था, मगर मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तुम पहले भी 1-2 बार यहाँ हंगामा करके जा चुके हो और आज भी तुमने यहाँ कई गुंडों को मौत के घाट उतार दिया है। इसलिए मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। तुम्हारे जिस्म की एक एक हड्डी तोड़कर तुम्हें ऐसी खौफनाक मौत मारूंगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, शेरू दादा ने बड़े फाखिराना लहजे में कहा। शेर का नाम रखने वाले गीदड़ों से भी ज्यादा बुज़दिल और चूहे होते हैं शेरू दादा। मेरा मुकाबला करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, वरना बेमौत मारे जाओगे। इमरान ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बड़ी दुरुस्तगी से कहा। उसका अंदाज शेरू दादा को गुस्सा दिलाने वाला था और उसकी बात सुनकर शेरू दादा का चेहरा वाकई गैज़ो गज़ब से सुर्ख हो गया था। तुमने मुझे बुज़दिल और चूहा कहा? मुझे? शेरू दादा को? तुम्हारी ये जुर्रत? शेरू दादा गरजा और उसने अचानक इमरान पर छलांग लगा दी, लेकिन इमरान पहले से ही होशियार था। वो इंतहाई तेजी से एक तरफ हट गया और शेरू दादा मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। अरे अरे, शेरू दादा जमीन पर नाक रगड़ रहा है, इमरान ने उसे चढ़ाते हुए कहा और शेरू दादा गुस्से की शिद्दत से उछलकर खड़ा हो गया। इस बार उसने बड़े मोहतात अंदाज में इमरान पर छलांग लगाई थी, लेकिन इस बार भी वो इमरान को हाथ तक ना लगा सका। अब तो शेरू दादा के ज़हन पर जैसे छिपकली सी सवार हो गई। वो इंतहाई खतरनाक अंदाज में इमरान पर हमले करने लगा, मगर वो इमरान ही क्या जो आसानी से उसके किसी दाव में आ जाता। वो सारे हॉल में शेरू दादा को नन्हे बच्चों की तरह से नचाता फिर रहा था और शेरू दादा को गुस्से की शिद्दत से बुरा हाल होता जा रहा था। इतने बड़े और ख़तरनाक लड़ाका को एक मामूली गुंडा इस तरह नचाकर उसके साथियों के सामने उसकी तौहीन कर रहा था। ये वो किस तरह से बर्दाश्त कर सकता था? उसने इस बार अचानक एक नए रुख से इमरान पर हमला किया और इमरान पर तेज़ी से छलांग लगाई। इमरान ने अपने तौर पर खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इस बार शेरू दादा ने उसे बड़ा खूबसूरत डॉज दिया था। उसने रास्ते में ही अपना रुख बदला और इमरान से टकरा गया। दूसरे ही लम्हे में इमरान को बुरी तरह रगीदता हुआ ज़मीन पर जा गिरा। गिरते ही शेरू दादा ने जुजित्सु के अंदाज में खड़ी हथेली का वार इमरान की गर्दन पर करने की कोशिश की, लेकिन नीचे गिरते ही इमरान ने दोनों पैर समेटकर जोरदार झटका मारा तो शेरू दादा फिजा में उछलता हुआ दूर जा गिरा। ज़मीन पर गिरते ही वह निहायत तेज़ी से उठकर खड़ा हो गया। इमरान ने भी उठने में देर नहीं लगाई थी। दोनों एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए थे और फिर वो दो भूखे शेरों की तरह एक दूसरे पर झपट पड़े। बाहर के गुंडे हैरत से आंखें फाड़े एक इंसान और एक देवजात की खौफनाक लड़ाई देख रहे थे। ब्लैक किंग जिस तरह शेरू दादा से लड़ रहा था, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई गुंडा इतनी देर शेरू दादा जैसे शोरे आफाक गुंडे का मुकाबला कर सकता है। इमरान ने अपने जिस्म को एक ख़ास अंदाज में हरकत दी। शेरू दादा समझा कि ब्लैक किंग अपना पहलू बचाना चाहता है। उसने जल्दी से अपना रुख मोड़ लिया, लेकिन इमरान ने उसे निहायत खूबसूरत डॉज दिया था। वह दोबारा पहले वाली पोजीशन में आ गया और जैसे ही शेरू दादा ज़रा सा आगे झुका, इमरान की भरपूर लात उसकी पुश्त पर लगी और शेरू दादा एक धमाके से फर्श पर जा गिरा। अगर वह बर वक्त अपने दोनों हाथ आगे ना कर देता तो यकीनन उसके चेहरे का भुरता बन जाता। उसी लम्हे इमरान ने उसकी कमर पर छलांग लगा दी, लेकिन शेरू दादा निहायत फुर्ती से करवट बदल गया और इस बार इमरान को फर्श चाटना पड़ा। शेरू दादा ने तेज़ी से करवट बदली और इमरान की पुश्त पर आ गया। इमरान ने उसी लम्हे हाथ घुमाकर उसके नाक पर मार दिया। शेरू दादा के हलक से एक ज़ोरदार चीख निकली और वो उछलकर रकम में उलट गया। बहुत हो गया शेरू दादा, अब संभलो, इमरान ने फुर्ती से उठकर खड़े होते हुए कहा। हाँ वाकई बहुत हो गया, अब तुम मेरे हाथों नहीं बच सकोगे, मैं तुम्हें चीर कर रख दूंगा। शेरू दादा घुराया, मगर इससे पहले कि वह इमरान पर हमला करता, इमरान ने अचानक छलांग लगाकर कलाबाजी खाई और अपने दोनों पैर पूरी कुव्वत से शेरू दादा के सीने पर मार दिए। पैर उसके सीने पर इस कदर कुव्वत से पड़े थे कि शेरू दादा लहराता हुआ पीछे जा गिरा। इधर कलाबाजी खाकर इमरान सीधा हुआ और फिर उसके हाथ पांव मशीनी अंदाज में हरकत में आ गए और शेरू दादा के हलक से निकलने वाली चीखों से हॉल गूंजने लगा।
फिर अचानक शेरू दादा के हाथ में इमरान की टांग आ गई। उसने इमरान की टांग पकड़कर पूरी कुव्वत से मरोड़ दी। इमरान रोल होता हुआ उलट कर गिरा, मगर उसने बर वक्त दूसरी टांग का इस्तेमाल करके शेरू दादा के चेहरे पर मार दी। शेरू दादा के हलक से निकलने वाली चीख बेहद क्रीहनाक थी। वो दोनों हाथों से चेहरा पकड़े माहिए भी आपकी माने तड़पने लगा। इमरान ने ज़मीन पर लौटनी लगाई और उस जगह गया जहाँ एक गुंडे की मशीन गन गिरी थी। उसने मशीन गन पकड़ी और इसे उठाकर सीधा हो गया। शेरू दादा के पास आकर उसने उसके पहलू में ज़ोरदार ठोकर मारी। अब मुझे मास्टर के पास ले चलोगे या इस मशीन गन की सारी गोलियां तुम्हारे जिस्म में उतार दूं? इमरान ने हलक के बल घुराते हुए कहा। शेरू दादा उठकर खड़ा हो गया। उसके हाथ और चेहरा खून से भरा हुआ था। इमरान के जूतों ने उसके चेहरे पर बेशुमार जख्म डाल दिए थे। उसके नाक से भी खून उबल रहा था। शेरू दादा का हशर देखकर हॉल में किसी गुंडे में इतनी जुर्रत ना हो रही थी कि वो इमरान के खिलाफ कोई इकदाम कर सके। तुम कौन हो? शेरू दादा को हराना और उससे इस खतरनाक अंदाज में लड़ना किसी आम गुंडे के बस की बात नहीं। शेरू दादा ने आंखें फाड़ फाड़ कर इमरान की तरफ देखते हुए कहा, मैं जो कोई भी हूं तुम्हें से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तुम मुझसे लड़कर अपने दिल की हसरत निकाल चुके हो, इसलिए अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम मुझे मास्टर से मिलवा दो। इमरान ने गुस्से से सर झटकते हुए कहा। मास्टर नीचे तय खाने में है। शेरू दादा ने खिलाफ मामूल नरम लहजे में उसे बता दिया। मुझे उसके पास ले चलो और सुनो, अगर तुमने मुझे डॉज देने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हारा इस कदर भयानक हशर करूंगा कि तुम्हारी नस्लें सदियों तक तुम्हारी हालत पर बिलबिलाती रहेंगी। इमरान ने बड़े खूंखार लहजे में कहा। शेरू दादा ने अस्पात में सर हिला दिया। शेरू दादा इमरान को लेकर एक दीवार के पास आया। उसने दीवार की जड़ में जूते की ज़रब लगाई तो दरमियान से दीवार फट गई और वहाँ एक दरवाज़ा सा बन गया। नीचे सीढ़ियाँ जाती दिखाई दे रही थी। शेरू दादा सीढ़ियाँ उतरने लगा। इमरान भी मशीन गन हाथ में लिए उसके पीछे सीढ़ियाँ उतरने लगा। नीचे उतरकर वो एक राहदारी में आ गए। राहदारी बिल्कुल खाली थी। शेरू दादा इमरान को लिए हुए राहदारी के इख्तिताम पर एक दरवाजे के पास आ गया। उसने दरवाजे पर मखसूस अंदाज में दस्तक दी। कौन है? अंदर से एक तेज़ और गरजदार आवाज़ सुनाई दी। शेरू दादा हूँ बॉस। शेरू दादा ने मौदबाना लहजे में कहा। क्या बात है, क्यों आए हो? अंदर से पहले से ज़्यादा करख्त और गुस्सीले लहजे में पूछा गया। बॉस, बार में एक ब्लैक किंग नामी गुंडा आया था। उसने बार में हमारे कई आदमियों को हलाक कर डाला है और हमारी बहुत बड़ी रकम उड़ा कर ले गया है। मैं भी बुरी तरह से जख्मी हूँ, शेरू दादा ने कहा। उसकी बात सुनकर इमरान चौंक कर उसकी जानिब देखने लगा। शेरू दादा जिस तरह इमरान के लिए राह हमवार कर रहा था यह वाकई हैरत अंगेज़ बात थी। वो शायद इमरान की माहिराना लड़ाई से बेहद मरूब हो गया था जो इस तरह इमरान के साथ ताउन कर रहा था, या फिर इस ताउन के पीछे उसका कुछ और मकसद था जिसे इमरान ना समझ पा रहा था। क्या एक मामूली गुंडा तुम्हारी मौजूदगी में बार में दाखिल होकर कत्लो गारत करता रहा और रकम लूट कर ले गया? ये कैसे मुमकिन है? कौन था गुंडा जिसने मास्टर के सिल्वर बार में डाका डालने की कोशिश की है? अंदर से धाड़ती हुई आवाज़ सुनाई दी और यकदम दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही एक गोल मटोल खौफनाक चेहरे वाले अधेड़ उम्र शख्स का चेहरा दिखाई दिया। इमरान जल्दी से शेरू दादा की आड़ में हो गया था ताकि उस पर नज़र पड़ते ही मास्टर कोई गैर मामूली हरकत ना कर सके, मगर दूसरे ही लम्हे उसकी आंखें हैरत से चौड़ी हो गईं जब उसने देखा जैसे ही मास्टर ने दरवाज़ा खोला शेरू दादा की टांग हरकत में आई और मास्टर किसी ठोकर लगे हुए फुटबॉल की तरह उड़ता हुआ और चीखता हुआ अंदर जा गिरा। आओ अंदर, शेरू दादा ने इमरान से कहा और तेज़ी से अंदर चला गया जहां अधेड़ उम्र मास्टर उठने की कोशिश कर रहा था। शेरू दादा ने उसकी कमर में एक बार फिर लात मार दी। मास्टर चीखता हुआ किसी गेंद की तरह दूर तक लुढ़क गया। शेरू दादा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मास्टर ने तेजी से उठकर खड़े होते हुए गुस्से से चीखते हुए कहा। फिर शेरू दादा के पीछे खौफनाक चेहरे वाले गुंडे और उसके हाथ में मौजूद मशीन गन देखकर उसका मुंह खुले का खुला रह गया। ये है ब्लैक किंग जिसने बार में बेशुमार गुंडों को हलाक किया है और मुझे भी लड़ाई में शिकस्त दे दी है। मैं इसके लड़ने के अंदाज से बेहद मुतासिर हुआ हूँ। इससे लड़ते हुए मुझे भी एहसास हो गया है कि इस दुनिया में शेरू दादा से भी बेहतर लड़ाका मौजूद है और तुम तो जानते हो कि मैं बहादुरों और इस कदर दिलेराना अंदाज में लड़ने वालों की इंतहाई कदर करता हूँ। इस नई लड़ाई में मुझे ज़बरदस्त अंदाज में शिकस्त दी है, इसलिए मैं आज से तुम्हारा नहीं बल्कि इसका गुलाम हूँ। मैं असूल पसंद आदमी हूँ और अपने से बढ़तर की इज्जत करना और उसकी खिदमत करना अपना फ़र्ज समझता हूँ, शेरू दादा ने कहा। उसकी बात सुनकर इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। शेरू दादा वाकई खुले दिल का मालिक मालूम होता था जिसने न सिर्फ इमरान से शिकस्त तस्लीम कर ली थी बल्कि वो उसके साथ ताउन भी कर रहा था, वरना इस कदर खतरनाक बार में जहां हर तरफ खौफनाक गुंडों का राज था। इमरान सोच रहा था कि उसने वहां अकेले आकर गलती की थी। अपने साथ कम अज़ कम उसे जोसेफ या सीक्रेट सर्विस के किसी मेंबर को ही ले आना चाहिए था ताकि वो ऊपर बार में गुंडों को संभाल लेता और वो इत्मीनान से मास्टर पर हाथ डाल देता। अब शेरू दादा ने यह सब कहकर उसके लिए सब काम आसान बना दिए थे। उसे इस जैसे असूल पसंद और खुले दिल से शिकस्त तस्लीम करने वालों से बेपनाह खुशी हासिल होती थी। क्या
इस हकीर गुंडे ने तुम्हें शिकस्त दे दिया। तुम इस मामूली गुंडे से मार खा गए हो, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? मास्टर ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए इमरान की जानिब देखते हुए कहा। जो सच है वो मैंने तुम्हें बता दिया है, शेरू दादा ने कहा। बहुत खूब शेरू दादा, मुझे तुम्हारा जवाब सुनकर बेहद खुशी हुई है। मैं तुम जैसे इंसानों की कदर करता हूँ, इसलिए तुम आज से मेरे दोस्त हो, गुलाम नहीं। इमरान ने कहा तो शेरू दादा की आंखों में बेपनाह हैरत अंगेज चमक आ गई। जैसे ये बात कहकर इमरान ने उसका दिल जीत लिया हो। तुम आला ज़रफ़ के मालिक हो ब्लैक किंग, मैं तुमसे दोस्ती करके फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। तुम मास्टर से जो पूछना चाहते हो पूछ लो, इसके बाद मैं इसे अपने हाथों से गोली मार दूंगा। ये एक अरसा से सिल्वर बार में सांप बनकर बैठा हुआ है। आज तुम्हारी वजह से मुझे इसका सर कुचलने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं इसे किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा। सिल्वर बार का बॉस आज ये नहीं मैं हूँगा, और तुम इस बार के मेरे बराबर के पार्टनर होगे, शेरू दादा ने खुलकर सामने आते हुए कहा। और इमरान ने होंठ भींच लिए। अब उसे शेरू दादा के इस ताउन और उससे शिकस्त तस्लीम करने का असल मकसद का पता चल गया था। शेरू दादा मास्टर को मारकर सिल्वर बार पर कब्जा करना चाहता था, जिसके लिए वो ना जाने कब से इंतजार कर रहा था। इमरान के दिल में शेरू दादा के लिए जो कदर जागी थी वो झाग की तरह बैठ गई। तुम बहुत बड़ी भूल करे हो शेरू दादा, मैं। मास्टर ने इतना ही कहा था कि शेरू दादा का हाथ घूमा और मास्टर बुरी तरह से चीखता हुआ दूर जा गिरा। शेरू दादा के ताकतवर हाथ ने उसका गाल फाड़ दिया था। उसके मुंह से खून की बूंदें टपकने लगी थीं। इससे छोड़ दो और दरवाज़ा बंद कर दो शेरू दादा, मैं इससे खुद बात करूंगा, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। शेरू दादा ने इस्पात में सर हिलाया और मुड़कर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। इससे पहले कि वो पलटता, इमरान ने उसकी जानिब गन का रुख कर लिया। उसकी गन से गोलियों की बौछार निकली और शेरू दादा का जिस्म शहद की मक्खियों का छत्ता बनता चला गया। शेरू दादा की आंखें हैरत से फट गईं। वो उछलकर दरवाजे से टकराया और फिर उलटकर फर्श पर गिर पड़ा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। ये तुमने क्या किया? तुम मास्टर ने खौफ से चीखते हुए कहा। उठकर खड़े हो जाओ, इमरान ने गन का रुख उसकी जानिब करते हुए करख्त लहजे में कहा। मास्टर सहमे हुए अंदाज में उठा और उसने अपने दोनों हाथ खुद ही सर पर रख लिए। इमरान ने जेब से सेफ में मौजूद ऑटोमेटिक कैमरे की बनाई हुई तस्वीर निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। ये लड़की कौन है और इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? इमरान ने बगौर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। तस्वीर देखकर एक लम्हे के लिए मास्टर बुरी तरह से चौंक पड़ा, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। कौन है ये? मैं इसे नहीं जानता, उसने इमरान से नजरें चुराते हुए कहा। देखो मास्टर, मुझे इस लड़की के बारे में सब कुछ बता दो। मैं ऊपर हॉल में लाशों के अंबार लगा कर आया हूँ और तुम्हारे सामने शेरू दादा को सजा दी है। ऐसा ना हो तुम भी मेरे हाथों बेमौत मारे जाओ, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस लड़की को नहीं जानता, मास्टर ने जल्दी से कहा। ठीक है, तुम अपना मुंह दूसरी तरफ कर लो, खबरदार अगर कोई हरकत की तो मैं गोली चला दूंगा, इमरान ने कुछ सोचकर कहा, क्योंकि अचानक ही उसकी कलाई पर ज़रबें लगना शुरू हो गई थीं। शायद कोई मेंबर या ब्लैक ज़ीरो उसे कॉल कर रहा था। मास्टर समझा कि ब्लैक किंग वहाँ से मायूस होकर निकलना चाहता है, इसलिए वो गैर इरादी तौर पर जल्दी से दूसरी तरफ मुड़ गया। इमरान दबे कदमों तेज़ी से आगे बढ़ा और उसने मशीन गन को नाल से पकड़कर उसका दस्ता अचानक मास्टर के सर पर मार दिया। मास्टर के मुंह से ज़ोरदार चीख निकली और वो उछल कर गिर पड़ा। इससे पहले कि वो उठते, इमरान ने उसके सर पर एक और ज़रब लगाई, जिससे मास्टर के हाथ पांव ढीले पड़ गए। कमरे में दाखिल होते इमरान ने दरवाजे और कमरे की दीवारों की साख्त को देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि कमरा मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ है, इसलिए उसे वहाँ कॉल रिसीव करने में कोई परेशानी नहीं थी। उसने एक गन मेज़ पर रखी और जल्दी से घड़ी का विंड बटन खींचकर इसे मखसूस अंदाज में दबा दिया। हेलो हेलो, सफदर कॉलिंग, ओवर। दूसरी तरफ से सफदर की आवाज़ सुनाई दी और इमरान चौंक पड़ा। यस इमरान, अटेंडिंग यू दिस एंड, ओवर, इमरान ने जल्दी से कहा। इमरान साहब, आप कहाँ हैं? हमने चीफ के हुक्म से उस लड़की को ट्रेस कर लिया है जिसकी तलाश का उन्होंने हुक्म दिया था। सफदर की आवाज़ सुनाई दी और इमरान एक तवील सांस लेने लगा। उसे ब्लैक ज़ीरो की जहानत पर बेहद खुश हुई थी, जिसने उसके सिल्वर बार में जाने के बावजूद मेम्बरान को लड़की की तलाश पर लगा दिया था, और शायद उसी ने मेम्बरान को हदायत की थी कि वो लड़की का पता चलने पर सबसे पहले इमरान को इतला दें। इसलिए सफदर ने उसे कॉल किया था। गुड, कहाँ है वो लड़की और तुम कहाँ से बोल रहे हो? इमरान ने जल्दी से कहा। मैं एयरपोर्ट पर हूँ, लड़की भी यहीं मौजूद है। वो एक स्पेशल हेलीकॉप्टर चार्टर्ड करा के कराट जजीरे की तरफ जाना चाहती थी। मैंने उसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी के साथ मिलकर इमिग्रेशन रूम में रोक लिया है। वो बेपनाह शोर मचा रही है और अपने असर और रसूख की धमकियाँ दे रही है, सफदर ने जवाब दिया। तुम्हारे साथ और कौन है? इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। तनवीर और खावर है मेरे साथ, सफदर ने कहा। ठीक है, उस लड़की को बेहोश करके तुम राना हाउस में ले जाओ। खावर और तनवीर को कहो कि वसला लेकर फौरी तौर पर ग्रीन रोड पर सिल्वर बार में आ जाएं। मैंने सिल्वर बार के हॉल में कई गुंडों को मार दिया है। मैं इस वक्त उस बार के तहखाने में मौजूद हूँ। वह जल्द से जल्द बार में पहुंचकर गुंडों को कवर करें ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ, इमरान ने कहा। क्या आप खतरे में हैं? सफदर ने चौंक कर पूछा। नहीं, मैं बार के गुंडे मास्टर को यहाँ से निकालना चाहता हूँ।
मैं नहीं चाहता कि कोई उसे नुकसान पहुंचाने या मुझसे अड़ने की कोशिश करे। यहाँ पहले ही बेपनाह कत्लो गारत हो चुकी है, अब मैं मज़ीद कत्लो गारत नहीं चाहता। इमरान ने खिलाफ मामूल संजीदगी से जवाब दिया। ठीक है, मैं उन्हें आपके पास भेज रहा हूँ। ओवर, सफदर ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, इमरान ने जवाब दिया और वॉच ट्रांसमीटर बंद कर दिया। लड़की के मिल जाने से वो खासा मुतमईन हो गया था। लड़की शायद फाइलें लेकर वहाँ से फरार हो रही थी, लेकिन वो चार्टर्ड हेलीकॉप्टर से जजीरा कराट क्यों जा रही थी? जजीरा कराट तो पाक एशिया की हदूद में था और बिल्कुल वीरान और बेआबाद था। लड़की उस जजीरे में जाकर क्या करना चाहती थी, और वो भी चार्टर्ड हेलीकॉप्टर के जरिए? इमरान हैरानी से सोचने लगा। बहरहाल लड़की हाथ आ गई थी, अब उससे सब कुछ उगलवा लेना इमरान के लिए कुछ मुश्किल ना था। वो मास्टर से यहाँ भी पूछगिछ कर सकता था, लेकिन वो उसे अपने साथ राना हाउस ले जाना चाहता था ताकि वो उन दोनों से वहाँ इत्मीनान से पूछगिछ कर सके। मास्टर बेहोश पड़ा था। इमरान चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने मास्टर के कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। मेज़ की दराज से उसे एक माइक्रोफिल्म मिली, जिसे उसने उलट पलट कर देखते हुए जेब में डाल लिया, और फिर वह दूसरी चीज़ों की तलाशी लेने में मसरूफ़ हो गया। दीवारों में उसे चंद खुफिया खाने नजर आए जो उसकी तेज़ निगाहों से ना छुप सके थे। उनमें से इमरान को मुख्तलिफ फाइलें और कागजात मिले। इन फाइलों और कागजात को देखकर इमरान की पेशानी पर लातादाद शिकनें फैल गईं। ये मास्टर तो काफरिस्तान का फॉरेन एजेंट है। उसके मुंह से हैरत ज़दा आवाज़ निकली। उसने जल्दी से फाइलें और कागजात मेज़ पर रखे और एक बार फिर वहाँ की तलाशी लेने में मसरूफ़ हो गया।